विगत 40 वर्षों से मैं कृषि कर रहा हूँ। कृषि करते समय मैंने दोनों विज्ञान देखे हैं कृषि में। एक विनाश का विज्ञान जो केमिकल खेती के नाम से जाना जाता है, दूसरा नेचुरल फार्मिंग जो नैसर्गिक खेती जो निर्माण का विज्ञान कहलाता है। इन विज्ञान की प्रणालियों में मैंने कृषि की व्याख्या को समझा। कृषि की व्याख्या, संपूर्ण कृषि की व्याख्या 5 बातों से होती है। पहली बात, मिट्टी, ये कृषि का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, पानी, ये कृषि का महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा, बीज, और चौथा, नेचर के अनुरूप क्रॉप साइक्लिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है नेचुरल फार्मिंग में। तो ये 4 बात के बाद हमारी कृषि फिर विकसित होती चलती है। तब हमें श्रम का महत्व समझ में आता है। उस समय हमारे श्रम के साथ हमारे रिलेशंस ये बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम भारतीय कृषि को उन्नत तरीके से विकसित कर पाएंगे। तो पहली बात, इसमें कृषि में मिट्टी ये 4 बातों से विकसित होती है। हमें बहुत ज़्यादा इसमें किसी भी प्रकार की गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी विकसित होती है गाय के ताज़ा गोबर से बनाने वाले संजीवक से, जिसे हम अमृत पानी कहें या गो संजीवक कहें। दूसरा मिट्टी विकसित होती है पेड़ों से। जितने अधिक पेड़ होंगे अपने खेत में, उतनी ही अधिक अपनी खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ती जाती है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण से वातावरण में जो बदलाव आ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से वातावरण में जो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव की वजह से हमारी उत्पादकता प्रति 5 वर्ष में 10% ये घटते चले जाएगी। इसीलिए कृषि को पेड़ों से जोड़ना नितांत आवश्यक है। पेड़ ये मिट्टी बनाने में फायदेमंद ऐसे होते हैं कि उनका बायोमास वो जमीन पे फैलता है, तापमान को नियंत्रित में लाता है खेती के। वो नियंत्रित तापमान की वजह से जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। जब पेड़ बढ़ते हैं तो नेचर की एक साइकिल विकसित होती है। वो साइकिल के तहत हम ये देखते हैं कि वो साइकिल जब विकसित होती है तो पक्षियों की संख्या बढ़ने लगती है। तो मिट्टी के इसमें सजीवता में पक्षियों की अपनी अहम भूमिका होती है। पक्षी अपने एक खाद्य प्रणाली है जो कीटों के आधार पर उनकी खाद्य प्रणाली चलती है। तो जितने पक्षी बढ़ेंगे उतना ही कीट नियंत्रण का खर्च हमारा कम होते चले जाएगा। इस तरह से पक्षी हमारा कीट नियंत्रण का खर्च तो कम करते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे पेड़ बढ़ेंगे तो आज हमारे खेती में हजारों पक्षियों की तादाद बढ़ गई है। उन पक्षियों के माध्यम से हमारे खेती में पूरी तरह से कीट नियंत्रण का काम होता है। यानी हमें कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं उन पक्षियों की वजह से। तो एक मिट्टी के उत्पाद में, मिट्टी में से जो उत्पाद निकलता है उसमें अहम भूमिका होती है पक्षियों की। अब पक्षियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बायोमास की। हम फसलों के अवशेष, जमीन में से हमारी जो उगने वाली घास है, वो घास का उपयोग करने का तरीका, ये अगर हम समझ लेते हैं तो हमें ये समझ आती है कि यही बायोमास में से हमें बहुत बड़े पैमाने पे खाद मिलता है। हजारों साल से इस तथ्यों को हमने नकारा था या हमने ध्यान नहीं दिया था। अब हमने उसको समझ लिया है कि ये बायोमास से हम अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मिट्टी तो हम इस 4 बातों से बना सकते हैं, एक गाय से, दूसरा वृक्षों से, तीसरा पक्षियों से, चौथा बायोमास से। लेकिन मिट्टी बन गई तो इसका मूलत आधार उत्पाद का होता है पानी। पानी के लिए तकनीकों में बदलाव अगर हमने लाई तो हम एक देश में क्रांति पैदा कर सकते हैं। उसके तहत हमने 2 प्रणालियां यहाँ विकसित की है। एक, उस प्रणाली का नाम है ब्रॉड ट्रेंच लॉकिंग सिस्टम, दूसरा है माइक्रो ट्रेंच लॉकिंग सिस्टम। ये 2 प्रणालियों को अगर हमने देशव्यापी इसका विस्तार किया तो देश में कहीं भी पानी की कमी नहीं होगी और बारिश का गिरने वाला पानी हमारे लिए अमृत तुल्य है। ये पानी को अगर हम खेत में रोक दिए तो इसके सहारे हम अपना उत्पाद बढ़ाएंगे। तो हम अब यही तकनीकों का देखने जा रहे हैं कि ये तकनीकें कैसे हम लोग विकसित किए हैं, कैसे इन तकनीकों में हम बुआइयां करते हैं। तो आप ये पूरा अभी खेत देख रहे हो, ये पूरा खेत हमने जुताई करके तैयार कर दिया। नागर बखर से ये खेत तैयार हो गया। अब ये नागर बखर से तैयार होने के बाद हम इसको बैलों के द्वारा सारियां बनाते हैं और सारियों में 10-10 फीट के ऊपर उसको लॉक करते हैं। इसको ब्रॉड ट्रेंच लॉकिंग सिस्टम कहते हैं। अब वो आप यहाँ प्रत्यक्ष से कैसे बैल चल रहे हैं, कैसी सारियां बन रही है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप। आवाज स्टार्ट। हाँ, ये अभी मेरा आदमी, ये इंस्ट्रूमेंट है उसका, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। हम गेहूं की जैसे सारियां बनाते हैं वैसे सारियां बनाते हैं हम लोग। ये आदमी अब इसको चलाएगा और इसकी सारियां बनाएगा। फिर उसमें जमीन के ढाल के अनुसार अगर ज्यादा ढाल हो, अगर 1 फीट के 100 फीट में आधा फीट का ढाल हो
तो वो आधा फीट के ढाल में करीब 10 फीट तक के हम उसकी ट्रेंच बना सकते हैं। अगर उसमें ढाल 1% का हो तो हम 5 फीट के ऊपर उसकी ढाल ब्रॉड ट्रेंच बना सकते हैं। इस तरह से ढाल के अनुरूप हमको उसका अंतर कम ज्यादा करना है। तो वो यही बात अब हम देखेंगे कि यहाँ ढाल 100 फीट में आधा फीट का है, तो हम यहाँ 10 फीट 10 फीट के ऊपर उसकी ट्रेंच बनाएंगे। चलो शेवटची मत घेजो, इकडे वरतच जाजो तू करत हे बेटा ते तुम्ही पाच चाल आहे म्हणजे आता आले आहे तुम्ही लवकर, तर तुम्हाला सगळं लाईव्ह पाहायला भेटेल कसे सगळं कसे आपण तयार केलेले आहेत। हे आता नंतर पाहणार आहोत आपण सगळं, हे आता तुम्ही पाहून घ्या। इसको हम सारनी बोलते हैं। ये सारनी को ऐसी जब बन जाएगी तो यहाँ आदमी आएंगे और वो आदमी आके इसको जगह जगह पे उसको लॉक करेंगे, उसको ही लॉकिंग पद्धति बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लॉकिंग पद्धति में हमें बहुत कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। हम ये जो ब्रॉड लॉकिंग सिस्टम बना रहे हैं ये देश के उन किसानों के लिए जो छोटे किसान कहलाते हैं, जो 2 एकड़ का किसान हो तो वो अपनी उपज कई गुना इसमें बढ़ा सकता है। इसमें हम 4 फसलों को एक साथ लेते हैं, वो 4 फसलों में ही एक मल्चिंग का काम करती है। इस तरह से वो मल्च होने से पानी का बाष्पीभवन नहीं होता, वो पानी वहीं पे रुक जाता है और उसकी नमी से उस फसल की उत्पाद बढ़ती है। बारिश का आने वाला पानी, इसकी गहराई चूंकि 15 सेंटीमीटर गहरी होती है, तो बारिश का पानी अगर 15 सेंटीमीटर एक दिन में अगर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भी बारिश हो तो वो पानी पूरी तरह से जगह पे रुक जाता है। साऊंड बंद करता। अद्भुत पद्धत आहे, मागे झालेला आहे, पेरण्या झालेल्या आहे सगळं तिथे। तुम्ही आज इथे येऊन अद्भुत तंत्रज्ञान घेऊन जाणार सगळं। कड़ी दिखा, ये लकड़ी 5 फीट की बनाई है। 5 फीट हम लोग एक्यूरेसी लाना चाहते हैं कि उसके मेजरमेंट में, इसीलिए ये लकड़ी से वो मार्किंग करेगा और दूसरा आदमी उसमें लॉक करते चलेगा। इसमें बहुत समय नहीं लगता है, 2 आदमी दिन भर में 2 एकड़ का काम कर डालते हैं। अब 2 आदमी 2 एकड़ का काम करते हैं, तब आप देखिए कि इसमें लागत कितनी है लॉकिंग बनाने में। ये एक आदमी ने 2 एकड़ की इस तरह से सारियां बना ली, तो उसका लागत का पूरा हिसाब हम बाद में तोलेंगे कि कितना आ रहा है। तो वो आदमी वैसे उस लकड़ी के हिसाब से अब वो उसका मार्किंग करते हुए आएगा इस ढंग से। अब ये 10 फीट पे मार्किंग होगी, वो दूसरा खींच अब तू खींचो, अब दूसरा आदमी वैसा लॉक करेगा उसको। ये मार्किंग हो गया, वो लॉकिंग कर रहा है, इसका नाम है लॉकिंग। अब ये हो गया लॉक। नीचे घे जरा, दूर नोट थोड़ा सा। अब ये हो गया लॉक। इस ढंग से ये लॉक बनते हुए चल रहे हैं इसके। किशोर, ये गड्ढा होगा उसको लेवल कर बेटा बरोबर। दूर से मट्टी खेच ले जरा से, कड़ी माती ओढ़ दे जरा से। चल
बस बेटा या तर तुम्ही या पावडे घेऊन या सोबत या आमच्या। उन दो आदमियों ने ये पूरी बना लिए, ये पूरी ट्रेंच का एक खेती तैयार हो गई। अब ये खेती आप देख रहे हो कि इसकी गहराई ये करीब देखिए आप 15 सेंटीमीटर कम से कम गहरा है। 15 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच हो गई। अब ये ट्रेंच में हमें बुआई करनी है। ये सारी प्रणाली उन 2 एकड़ के किसानों के लिए है जो उन्हें बलशाली बनाएगी। वो किसान स्वयं तो बलशाली होंगे लेकिन वो देश के लिए पानी पैदा करेंगे, क्योंकि इस ट्रेंच में रुकने वाला पानी ये मूल स्थान पर रुकेगा, जगह पे रुकेगा तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊंची लाएगा, यही पानी उसका उत्पाद बढ़ाएगा। उसमें हम 4 फसलें बोते हैं इस प्रणाली में। इसमें नीचे लगता है मूंग, वो उसकी फसल भी मिलती है और वो मल्चिंग के काम भी आता है। एक लाइन में हम लगाते हैं तुअर, ये पूरी लाइन स्ट्रेट जाएगी तुअर की। दूसरी लाइन में हम लेते हैं इसमें ज्वार, यानी एक तुअर एक ज्वार, एक तुअर एक ज्वार, ये अल्टरनेट सिस्टम चलेगा। नीचे लगा दिया मूंग। ये आड़ी लॉकिंग जो है, ये लॉकिंग में हम तिल लगाते हैं। ये इसमें तिल लगाई हमने, तो ये तिल का उत्पाद ये चौथा हुआ, यानी एक मूंग हुआ, एक तुअर हुई, अरहर हुई और एक ज्वार हुई और चौथी तिल हुई। लेकिन हम 2 एकड़ के किसान हैं, चूंकि हमें अपनी सब्जियां खुद को चाहिए, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक लाइन में सब्जियां लगा देते हैं। तो पूरा बारिश भर हम इसी ट्रेंच की सब्जियों से अपना गुजारा करते हैं। हमारी स्वयं की इसमें ग्वार है, भिंडी है, चौला है, करेले है, इस तरह की कुछ बेल की फसलें, तो एक ट्रेंच में। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रणाली में एक ही बार आपको जुताई करनी है, बाकी कई वर्षों तक न यहाँ बैलों की जुताई होगी न कुछ होगा। सारा इसी तरह ये डैमेज होगा तो उसको रिपेयर कर लेंगे हम पावड़े के सहारे। इस ढंग से हम उसको रिपेयर करके अपनी हमेशा के लिए इसमें जुताई की व्यवस्था बंद हो जाती है। लेकिन प्रति वर्ष जैसे जैसे इसमें बायोमास गिरता है वैसे वैसे उपज बढ़ते चली जाती है, यानी धीरे धीरे हम 5 कुंटल की अरहर से 20 कुंटल तक जा सकते हैं। ज्वार का उत्पाद भी हम पहले शुरुआती दौर में ही प्रति एकड़ 5 कुंटल, इसमें 2 कुंटल का मूंग की उपज मिल जाएगी, 5 कुंटल प्रति एकड़ ज्वार की उत्पाद मिलेगी और कम से कम 5 कुंटल से 10 कुंटल जमीन के अनुसार, जैसी उसकी फर्टिलिटी है उसके अनुसार कम से कम 5 कुंटल अरहर का उत्पाद प्रति एकड़ मिलेगा। इस ढंग से ये हमें उत्पाद तो मिलते ही है, लेकिन अब ये मूंग की फसल, इसका बायोमास, इसका मल्च हो जाएगा, तो वो मल्च एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा मूंग की फसल और उसके साथ ही वो मल्च होगा, उससे पानी का बाष्पीभवन नहीं होगा। ये 60-65 दिन के बाद ये फसल निकल जाएगी, इसका मल्चिंग हो जाएगा। बाद में 80 दिन के बाद ये तिल का फसल निकल जाएगा। वो तिल झड़ने के बाद उसकी लकड़ियां भी इसी ट्रेंच में डाल देंगे हम लोग। उसके बाद 120 दिन के बाद या 110 से 120 दिन के बाद ये ज्वार कट जाएगी हमारी। अब चूंकि अब हमें बैल नहीं पालना है तो इसको जो डंठल है वो पूरे काट काट के हम इसी में डाल देंगे। बाद में ये सारा डाल दिया हमने, तो ये अरहर की फसल, उसको क्या क्या बायोमास मिला, इसमें की घास मिली, इसमें का उसका मूंग का अवशेष मिला, तिल का अवशेष मिला, साथ में ही ज्वार का अवशेष मिला। इतना मल्चिंग हो गया, वो धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट होकर ये तुअर को सप्लाई होता है। इस ढंग से ये तुअर की फसल देखते ही बनती है। अब इस प्रणाली में क्या हुआ, उसकी मिट्टी बह के नहीं गई, उसके खेत का पानी बह के नहीं गया, उसी पानी ने उसको प्रोटेक्ट किया फसल को। वो बारिश के पानी से ही, अगर कभी 1 महीना अगर खुला चल जाता है, बारिश नहीं हुई, तो भी वो पानी का बाष्पीभवन नहीं होता है मल्चिंग व्यवस्था की वजह से, और उसकी फसल बेताशा उसका उत्पाद मिलता है। अब इसकी बोवनी करते कैसे हैं, ये हमें सामने हम देखेंगे कि मूंग हम कैसा बो रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने उसे घना बोने की प्रणाली विकसित की है। सिंपल औजार बनाए हैं। इसकी लागत, कुल टोटल लागत आज इसके 30 से 40 रुपए के करीब इसके एक औजार की लागत होती है। इसी औजार से हम लोग लाइनें बनाते हैं, वो लाइनों में पहली मूंग की फसल बोई जाती है। मूंग की बुआई, हम लोग पहले मूंग की बुआई कर रहे हैं नीचे। अब ये मूंग डालते कैसे है, इसको बनाते कैसे है, तो मैंने आपको ये औजार बताया, उससे जात तिकुटा कर ऐसा पूरा उससे जमीन से उसने लाइनें मार दी। अब ये लाइनों में वो मूंग डाल रही हैं, तो इसका एवरेज अंतर 9-9 इंच के ऊपर वो मूंग का बीज डाल रहे हैं।
इस तरह से ये इतना उसका जो क्रॉप है उसका बायोमास इतना अधिक मिलता है और उपज भी इसकी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन भी सेट हो जाता है, इसमें एक्यूरेसी प्लांट पॉपुलेशन की मिलती है। वो मूंग का मल्चिंग ही इसमें पूरा पानी का बाष्पीभवन भी रोकता है और यही मल्चिंग पूरा खाद में कन्वर्ट होकर के वो जमीन की सजीवता बढ़ती है, वो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। डाल दिए उसके बाद ये पैरों से ढक देते हैं उसको। इस तरह से वही मूंग का बीज डाल रहे हैं, वही औरतें उसको झाँकने का काम कर रही है। इस तरह से मूंग की बुआई होगी। इसके बाद में दूसरी हम अरहर की बुआई करेंगे, तुअर लगाएंगे अब इसके बाद। हाँ, अरहर का बीज आप देख रहे हो, ये अरहर की बुआई, ये हम एक लाइन में अरहर लगाते हैं, 1.5 फीट के ऊपर 4-4 बीज डालते हैं। हाँ, के ऊपर हम ऐसे गड्ढे बना रहे हैं, ये गड्ढों में 4-4 बीज डालेंगे, उसके बाद वो झाँकते हुए आ जाएंगे। उधर से आप देख रहे हो वो बीज डालते हुए आ रहे हैं, 4-4 बीज अरहर के। उन्होंने एक जगह नहीं डाला, अलग अलग डाला है, उनका 2-2 इंच के अंतर पे उन्होंने 4-4 बीज डाला है। इस तरह से ये 1.5 फीट के ऊपर ये अरहर की बुआई हो गई। इस तरह से एक मूंग डाला, दूसरी अरहर की बुआई हो गई हमारी। औजार से वो लोग एक लाइन बनाते हैं, उसी में ज्वार का बीज डाला जाता है। अब वो देखिए खींचते हुए आ रही है, इस तरह से वो खींचते हुए आते हैं और इसके अंदर फिर ज्वार का बीज देके वो ढाक देते हैं। हाँ, ये अभी ये ज्वार का बीज इन्होंने डालना चालू कर दिया है। ये ज्वार और पीछे एक औरत वो झकते हुए आ रही है। इस तरह से इन्होंने ज्वार का बीज भी ये ट्रेंच में डालना, ट्रेंच के बेड के ऊपर ये डाल रहे हैं ज्वार का बीज। हाँ, इस तरह से ये 3 फसलों की बुआई हो चुकी है। इसमें 3 बुआइयां हो गई। हमने मूंग लगा दिया, मूंग लगाने के बाद एक में तुअर लगाया इसमें और इसमें ज्वार लगाई है। अब बची हमारी ये आड़ी ट्रेंच, जो आड़ा जो लॉक किया हुआ है वो बचा है, तो ये लॉक में हमारा पूरा तिल आएगा। तो तिल चूंकि ये बारिश के पूर्व हम सब बुआई कर देते हैं, बारिश आने के पहले 25 मई को हमारी बुआई आरंभ होती है, 30 मई तक हम पूरा बुआई का काम कर चुके होते हैं। इसे बारिश पूर्व हम बुआई करते हैं। बारिश पूर्व बुआई इसलिए करते हैं कि बारिश के बाद ये सब बनाने में हमें दिक्कत आती है, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं बारिश आने के पहले कर देनी होती है। चूंकि तुअर के अरहर का बीज, मूंग का बीज और ज्वार का बीज अगर 1 महीना भी जमीन में पड़ा रहा तो उसको कोई क्षति नहीं होती। तिल को क्षति होती है, उसे चींटियां खा जाती है हमारे यहाँ, इसीलिए तिल का बीज सिर्फ हम बारिश आने के बाद करते हैं। तो ये जो लॉक किया हुआ है, ये पूरी लॉक की लाइनों में तिल की बुआई होगी। वो लॉक की लाइनों में तिल की बुआई बारिश आने के बाद, जब बारिश 1-2 बारिश अच्छा हो जाएगा, मानसून एक्टिव हो जाएगा, उस समय तिल की बुआई करते हैं और सब्जियों की बुआई करते हैं। इस ढंग से हम लोग ये पूरी एक ब्रॉड ट्रेंच, जो 2 एकड़ के किसान हैं उन किसानों को शक्तिशाली बनाने के लिए कहते हैं। इसमें पूरा खर्च का हमने आकलन किया है तो 7,000 रुपया प्रति एकड़ का खर्च आता है, जमीन तैयार करने से लेके तो आखिर तुअर की हार्वेस्टिंग तक पूरा खर्च आता है। लेकिन 60 दिन के बाद ही उसे पैसा मिलना चालू हो जाता है उस किसान को। तो पहला कम से कम 2 क्विंटल उसे मूंग की उपज होती है। अब 7,000 का खर्च उसने आखिरी तक किया है, लेकिन 60 दिन बाद, 65 दिन बाद ही उसे मूंग की उपज से 2 क्विंटल की उपज होती है। आज अगर बाजार के दाम देखे जाए तो 4,000 रुपया भी अगर हम उसको क्विंटल के दाम अगर आकलन करें तो 8,000 रुपये उससे मूंग से मिलते हैं और 50 किलो उससे तिल का उत्पाद मिलता है। 50 किलो अगर 60 रुपया किलो भी अगर हम उसका आकलन करें तो 60 के हिसाब से 50 किलो के 3,000 रुपये उससे मिलते हैं। 8,000 मूंग से मिले, 3,000 तिल से मिले, 11,000 रुपये उसको 80 दिन में मिल चुका है। उसके बाद में ज्वार 5 क्विंटल प्रति एकड़ कम से कम इसकी उपज होती है। इसके ऊपर 5 क्विंटल की उपज वो अगर उसका आकलन करें हम तो 5 क्विंटल ज्वार से 5,000 रुपया उसे ज्वार के दाम से मिला। इसीलिए 8 और 3 11 और 5 16, लेकिन ये अरहर की फसल उसे 5 क्विंटल उपज देती है। बाद में 180 दिन के बाद ये 5 क्विंटल अरहर का उत्पाद उसे मिलेगा। अब अरहर का उत्पाद ये 5 क्विंटल 4,000 रुपया क्विंटल के भी अगर हम दाम काउंट करते हैं तो 20,000 रुपये हमको अरहर से मिलते हैं। इस तरह से पहला मिला 8,000 मूंग से, 3,000 तिल से, 5,000 ज्वार से, 16,000, उसके बाद 20,000,
35,000 रुपए प्रति एकड़ की उसे आमदनी हुई उस किसान को। अगर वातावरण में बदलाव आता है, कभी महीना भर बारिश नहीं हुई, तो भी ये ट्रेंच प्रणाली में वो पानी उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसमें उन्होंने इसमें पानी को संरक्षित किया है। इस ढंग से वो पानी उसकी उपज बढ़ाने का काम करता है। उसने इस जमीन को सिर्फ उत्पाद से ही नहीं तोला, तो इस जमीन से क्या होता है, प्रति वर्ष उसकी फर्टिलिटी बढ़ते चली जाती है। प्रति वर्ष फर्टिलिटी बढ़ी तो प्रति वर्ष उसका उत्पाद बढ़ते चल जाता है। प्रति वर्ष वो पानी जगह पे रोक लेता है, तो वो प्रत्येक सेंटीमीटर में करीबन 70,000 लीटर पानी ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल में वो कन्वर्ट करता है। इस तरह से वो किसान देश के हित में भी काम कर रहा है। वो 70,000 लीटर पानी को अंडरग्राउंड वाटर टेबल में कन्वर्ट कर रहा है। इस ढंग से उसने पानी भी पैदा किया, उसने मिट्टी भी बनाई, उसने अनाज भी उगाया, यानी स्वयं भी सक्षम हुआ और एक नई वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी का एक नया इतिहास वो बना सकता है। इस ढंग से अगर हम कृषि में परिवर्तन लाते हैं तो अब देखिए ये धीरे धीरे हमारी सारी बुआइयां यहाँ पे हो चुकी है। अब ये पूरा 3 एकड़ का एरिया में हमने ये ब्लॉक ट्रेंच लगाई है। कंटूर प्रणाली है। अभी हमने जो देखा वो सीधे प्रणाली में लगाया था, ये कंटूर प्रणाली में यहाँ हमारा पूरा जीरो लेवल निकाल के, कंट्रोल लाइन निकाल के उसको पैरेलल हमने ये पूरे बेड बनाए और ये बेड में ही पूरा हमने बुआई की है। अब ये पूरा करीब 2.5 एकड़ का पूरा पैच है। ये 2.5 एकड़ में पूरा ये कंट्रोल बेड, ये ब्रॉड लॉकिंग सिस्टम हो गया है, ब्रॉड ट्रेंच लॉकिंग सिस्टम।